नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपसे देश दुनिया की 2-3 बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस मुद्दे के हर पहलू को समेट कर आपको उस मुद्दे की तह तक लेकर जाऊं। आज भी हमारी कोशिश यही रहेगी। आज हमने जिस मुद्दे को चुना है, पहला मुद्दा है आखिर दुनिया में इतनी अस्थिरता का दौर क्यों शुरू हो गया है। श्रीलंका में क्या कुछ हुआ आपसे साझा किया। अब बात करेंगे इराक की। वहां भी श्रीलंका वाले ही हालात देखने को मिल रहे हैं। इराक में भी श्रीलंका की ही तरह वहां के बाशिंदों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। जमकर उत्पात मचाया जा रहा है। इस पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे हर बार की तरह अपने देश। आखिर क्या हो गया है आज के युवाओं को, किस सोच से ग्रसित हो गए हैं आज के युवा। झारखंड के दुमका में दुखद घटना हुई। एक युवती को किस तरह से एक युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। नहीं रही हमारी अंकिता। ना जाने देश में ऐसी कितनी अंकिता होंगी जिनके साथ ऐसी वारदात दिखती होगी। महिला अपराध की इस वानगी पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर में बात करेंगे अपने तीसरे मुद्दे की। यह मुद्दा है, सरकार ने जारी किया है जीडीपी विकास का दर। तिमाही के लिए जारी इस दर में कुछ सुकून भरा खबर आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर अपने पुराने रुतबे में लौटती हुई नजर आ रही है। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना खास मुद्दे की बात राजन के साथ। तो चलिए जरा देखा जाए दुनिया के चर्चित मुद्दों को। बात अजीब सी है। दुनिया में एक अस्थिरता के दौर से कई मुल्क गुजर रहे हैं। पाकिस्तान बेहाल है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर। चीन की तानाशाही इंडो पैसिफिक रीजन में तबाही का अध्याय लिखने पर आमादा है। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के हालात किसी से छुपे नहीं हैं और अब ये हालात धीरे धीरे इराक जैसे देशों में भी पहुंच चुके हैं। सड़कों पर जमकर प्रदर्शन का दौर जारी है। गोलीकांड में अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हर तरफ इराक में अफरा तफरी का माहौल है। एक लंबे समय तक इराक और ईरान की लड़ाई भी आपने देखी। अब तो वहां के दंगाइयों ने राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा कर लिया है। जो हालात श्रीलंका में देखने को मिले, वैसा ही हालात इराक में हो गया है। दंगाइयों ने श्रीलंका में जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में घुसकर गदर मचाया, कमोबेश वही तस्वीरें इराक में भी देखी गई हैं। श्रीलंका में जो हालात बने, उसे हमने आपको अपने पिछले कार्यक्रमों में विस्तार से समझाया। अब समझिए इराक में जो कुछ गदर मचा है उसके पीछे क्या वजह है। दरअसल शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। सियासी गतिविधियों की वजह से सियासी गतिरोध एक बड़ी वजह रही कि मुक्तदा ने यह अहम फैसला ले लिया है। शिया धर्मगुरु मुक्तदा के समर्थक ऐलान के बाद सड़क पर उतर आए। कर्फ्यू के बावजूद समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। हिंसा और प्रदर्शन को लेकर शिया धर्मगुरु फिलहाल भूख हड़ताल पर हैं। समर्थकों के इस प्रदर्शन में अभी तक 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत की सूचना हो गई है। वहीं कहीं कई गुना ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अब समझिए, दरअसल पिछले चुनाव में शिया धर्मगुरु मुक्तदा की पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई, लेकिन बहुमत का आंकड़ा इराक के संविधान के मुताबिक हासिल नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में भी मुक्तदा ने दूसरे सियासी दलों के साथ आम सहमति वाली सरकार बनाने के लिए किसी भी शिया प्रतिद्वंदी के साथ बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ऐसे में लगातार इराक में कोई और सरकार बनाने के खिलाफत में अल सद्र के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में 4 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब मुक्तदा के समर्थक संसद में धरना पर बैठे हैं। कई समर्थकों ने तो संसद से इस्तीफा भी दे दिया है। यह कोई पहला वाकया नहीं है जब शिया धर्मगुरु मुक्तदा के समर्थक आक्रामक हुए हों। इसके पहले भी अप्रैल में समर्थकों ने संसद पर वैसे ही कब्जा कर लिया था जैसे कि अभी राष्ट्रपति भवन पर कर लिए हैं। एक अजीब से दौर से इराक पिछले करीब 6 महीने से गुजर रहा है। दरअसल मुक्तदा के विरोधी शिया धर्मगुरु अल सुदानी को मुक्तदा के समर्थक कतई नहीं चाहते कि इराक के प्रधानमंत्री पद पर बैठाया जाए। वजह यह बताई जाती है कि अल सुदानी का इराक के कट्टर विरोधी राष्ट्र ईरान से बेहतर संबंध है। जहां तक इराक के सियासी बवाल की बात की जाए तो ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी वही अस्थिरता का दौर रहा है।
2016 की बात कर ली जाए, इराक में कब कब अस्थिरता रही, कब कब आक्रामक प्रदर्शन हुए, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे। इराक में 2016 में मुक्तदा के समर्थकों ने संसद पर धावा बोला था। पहली बार ये बड़ा उग्र प्रदर्शन था। इराक में 2019 में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जमकर बवाल हुआ था, कई लोगों की जानें गई थी। इराक में अप्रैल 2019 में मुक्तदा समर्थक संसद पर कब्जा कर लिए। यह अजीब सा नजारा था जिसको आपने भी देखा होगा। इराक में अगस्त 2022 में मुक्तदा समर्थकों ने, यानी अभी हालिया जिस घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल लगातार इराक में प्रदर्शनों का दौर जारी है। बेशक हिंसा और प्रदर्शन रोकने की अपील के साथ शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र भूख हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। अभी भी रह रहकर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस सेना के जवानों के बीच झड़प की खबर आ ही रही है। दरअसल एक बात इस तरह के अस्थिर देशों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, वो ये है कि इन देशों में या तो राजनीतिक संकट रहा हो। मसलन पाकिस्तान की बात की जाए, क्या कुछ हुआ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, यह आपने भी देखा। राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी वजह रही पाकिस्तान के इस अस्थिरता के लिए। या फिर दूसरे रूप में देखा जाए तो सरकार की गलत नीतियों ने जनता को उपद्रव के लिए मजबूर कर दिया, जैसा कि आपने श्रीलंका में देखा। ये वो बातें हैं जो न केवल उस मुल्क को परेशान करती हैं, बल्कि उस क्षेत्र की गतिविधियों के पूरे समीकरण को प्रभावित करती हैं। अब इराक के हालात पर यूएन यूं ही चिंतित नहीं है। भारत जैसे कई देश वहां के घटनाक्रम पर पैनी निगाह टिकाए बैठे हैं। तेल व्यवसाय से लेकर दूसरी गतिविधियों पर इस घटनाक्रम के प्रभाव को भी समझने की जरूरत है। बहरहाल जब तक इराक में राजनीतिक गतिरोध दूर नहीं होता, तब तक हालात में सुधार की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। चलिए आगे जो होगा आपसे विस्तार से बातें करूंगा। फिलहाल विश्व शांति के लिए यह बेहतर है कि दुनिया के सारे मुल्कों में अमन चैन शांति बरकरार रहे। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को। लाख नारे लगाए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन सरकार के ऐसे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। आए दिन महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के बाद मन की आहत करने वाली हत्याएं, कभी निर्भया तो कभी अंकिता, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। कई कानून बने। यूपीए 2 के सरकार में बलात्कार की सजा फांसी तक तय कर दी गई, लेकिन फिर भी समाज के दरिंदों में ऐसा लगता है कि भय नाम की कोई चीज नहीं बची है। झारखंड के दुमका का मामला अभी थमा भी नहीं। मैं देख रहा था कि एक बेटी के साथ खंडवा में भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया। यूपी के अलीगढ़ से एक खबर में देख रहा था कि एक महिला पर कुछ दरिंदों ने पेट्रोल डालकर बस आग लगाने ही बचा था कि उस युवती ने हंगामा कर दिया, हल्ला कर दिया। लोग दौड़े भागे और दरिंदे डर कर वहां से भाग गए। वरना ऐसा ही एक वाकया अलीगढ़ में भी देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ घरेलू अपराध और छेड़छाड़ जैसी घटना तो आज समाज में आम होती जा रही है। चाहे जितने सख्त कानून बनाए जाएं, असर अभी भी सिफर ही नजर आता है। खासकर अपराधियों की पूरी श्रृंखला देखें तो ज्यादातर ऐसे मामलों में एक खास युवा वर्ग की ही संलिप्तता नजर आती है। अधेड़ उम्र के समाज के दरिंदे छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्शते। मैं जब एक खबर पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, एक 1.5 साल की बच्ची उसके सगे चाचा से दरिंदगी की शिकार हुई। ऐसी न जाने कितनी मन को आहत करने वाली खबरें आए दिन आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे। मन आहत तो होता ही है, ये समझ से परे नजर आता है कि आखिर इंसान कैसे इतनी छोटी बच्चियों पर भी बुरी नजर डालने से गुरेज नहीं करता। वाकई अजीब सा हालात है। सोचता हूं तो आप भी सोचते होंगे, शायद मन में एक अजीब सी बेचैनी होती होगी आपके भी। फिर सोचता हूं ये बदलाव यूं ही नहीं आया है समाज में। बेशक हम आज संचार क्रांति का ढोंग रचते हो, लेकिन सोशल साइट पर अश्लीलता की पराकाष्ठा आज के टीनेजरों को वक्त से पहले वो ज्ञान दे जाते हैं जो ऐसे अपराध के लिए युवाओं और अधेड़ों को विवश करते हैं। हालांकि हमारी सरकार ऐसे कई अश्लील साइटों को प्रतिबंधित कर चुकी है,
लेकिन ये कोशिश सोशल मीडिया के अथाह समुद्र में पानी की एक बूंद भी साबित हो रही है। अब देखिए ना, एनसीआरबी का नया आंकड़ा आया है, काफी चौंकाने वाला है, चिंता का विषय भी है। एनसीआरबी के इस आंकड़े में आज हम महिला अपराध की बात करेंगे। 2020 की तुलना में 2021 में महिला अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है। महिला अपराध में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। जो मैं कह रहा था कि लगातार सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, बावजूद इसके 15% की यह बढ़ोतरी निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। महिलाओं के खिलाफ अपराध का दर सबसे ज्यादा असम में है। असम में महिला अपराध का आप दर सुन लेंगे तो दंग रह जाएंगे, 163%। प्रति 1 लाख आबादी में महिला अपराध में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, एनसीआरबी का ये आंकड़ा कहता है। 2020 के करीब 56% से बढ़कर 2021 में करीब 64% तक पहुंच गई है। प्रति लाख महिला अपराध की मैं बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में पति या रिश्तेदार शामिल हैं। यह आप अक्सर खबरों में भी देखते होंगे कि सगे मामा, चाचा, फूफा, इन लोगों ने इस तरह से ये घिनौनी करतूत कर दी। महिला अपराध के करीब 31% मामले में पति और रिश्तेदार शामिल हैं। वाकई एनसीआरबी का हालिया रिपोर्ट महिला अपराध को लेकर भयावह तस्वीर हमारे आपके लिए सामने ला रही है। चौंकाने वाला है ये रिपोर्ट। अब जरा देखा जाए कि कहां किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। ये भी आपके लिए लेकर आया हूं। ये तो और भी चौंकाने वाला है। महिला अपराध की बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सर्वाधिक असुरक्षित है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बाकी राज्यों की तो बात अलग की जाएगी। महिला अपराध की उच्चतम जो दर है वो असम में देखने को मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया, 163%। वास्तविक दर्ज मामलों की अगर बात की जाए तो इसमें यूपी देश में नंबर 1 है। महिला अपराध में उड़ीसा, हरियाणा भी आगे हैं। तेलंगाना और राजस्थान भी किसी से कम नहीं है। ये वो राज्य हैं जहां पर लगातार महिला अपराध में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। हालांकि असम और राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर मामूली कमी, 1 से 0.5% तक की कमी दर्ज हुई है। यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कही जा सकती है सभ्य समाज के लिए। दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा में महिला अपराध में बढ़ोतरी ही दर्ज हुई है। हाँ, नागालैंड का आंकड़ा निश्चित तौर पर सराहनीय है। 3 साल में सबसे कम महिला अपराध इस राज्य में हुए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में महिला अपराध को लेकर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले और भी तथ्य सामने आए हैं। दिल्ली के हालात की बात अगर की जाए तो आप समझ सकते हैं जो मैं आंकड़ा देने जा रहा हूं इससे कि क्या बद से बदतर हालात है महिला सुरक्षा को लेकर। पिछले साल हर दिन औसतन 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ है। दिल्ली में जो मामला दर्ज किए गए हैं वो 2020 की तुलना में 2021 में करीब 40% ज्यादा है। सोचिए कि आखिर हमारी व्यवस्था क्या कर रही है। इतना ही नहीं, यहां जितने मामले दर्ज हुए हैं, देश के 19 महानगरों में महिला अपराध के दर्ज कुल मामलों के करीब 32% अकेले दिल्ली में है। इसके बाद चकाचौंध से भरपूर व्यावसायिक नगरी महाराष्ट्र और बेंगलुरु का नाम आता है। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो रिपोर्ट में वास्तविक दर्ज मामले में उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। उत्तर प्रदेश सबसे अव्वल है। यहां करीब 56,000 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि उसकी दर 50.5% से कम है। बहरहाल ये हालात तो तब है जब हमारी सरकारें और सियासतदान महिला सशक्तिकरण का नारा देते नहीं थकते। बेहद गंभीर मसला है ये। गाहे बगाहे ऐसे डटे की खबरें भी आ ही जाती हैं। माँ बहनों की अस्मिता के साथ खेलने वाले दरिंदे अब साक्ष्य मिटाने के लिहाज से हत्या जैसे अपराध करने में भी गुरेज नहीं करते। लेकिन हकीकत में जो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं उसमें गिरावट की बजाय आखिर बढ़ोतरी क्यों दर्ज हो रही है, ये हमको, आपको और पूरी व्यवस्था को समझना होगा। क्या वाकई कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है?
या फिर दरिंदगी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं जो पुलिस इकबाल या फिर हमारी कानून व्यवस्था पर भी भारी पड़ रहे हैं? यह हम सबको सोचना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अब अपने तीसरे मुद्दे की ओर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जीडीपी विकास दर को लेकर सरकार तिमाही आकलन जारी कर दिया है। कोरोना काल की चुनौतियों से जूझती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक बार फिर अपने पुराने रुतबे में लौट आने लगी है। वाकई कोरोना काल ने अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की कमर तोड़ दी है। कई देश तो बर्बादी के कगार पर खड़े हैं, तो श्रीलंका जैसे देश तो बिल्कुल तबाही हो चुके हैं। लेकिन भारत के लिए अप्रैल जून तिमाही जीडीपी रिपोर्ट थोड़ा सुकून देने वाली है। सरकार ने इसे जारी किया है, जिसमें जीडीपी विकास दर में उछाल देखने को मिल रहा है। जो आंकड़ा आया है उसमें जीडीपी विकास दर 13.5% बताया गया है। हालांकि पिछले साल की तुलना की जाए तो ये करीब 6.9% कम है, लेकिन इस साल के मौजूदा हालात से देखें तो मार्च में जारी आंकड़े में जीडीपी विकास दर महज 4% रही थी। अगर उससे तुलना की जाए तो करीब 9% का इजाफा भारतीय अर्थ जगत के लिए एक शुभ संकेत दे रहा है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर किस आर्थिक रूप से जुड़े किस सेक्टर में कितना विकास दर रहा और आने वाले वित्तीय साल के लिए क्या कुछ अनुमान नजर आ रहा है, फिर आगे बात की जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्टर वाइज, हम देखते हैं अलग अलग क्षेत्र जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के। सर्विसेज की बात की जाए तो इस साल ये 10.5% के आसपास रहने वाला है और अगले साल फाइनेंशियल ईयर यानी अगले वित्तीय वर्ष में 2023 में ये 17.6 के आसपास रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो इसमें थोड़ा गिरावट नज़र आ रही है। 2022 में ये 49% था और 2023 की अगर बात की जाती है तो करीब 5% के आसपास ये दिख रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो इसमें इजाफा अगले साल तक के लिए साफ तौर पर दिख रहा है। 2022 के वित्तीय वर्ष में ये 2.2% था और 2023 के लिए जो आकलन आ रहा है ये 4.5% का आ रहा है। इसी तरह ट्रेड होटल्स की बात कर ली जाए, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022 में ये 34 के आसपास और 2023 के लिए जो आकलन आ रहा है उसमें थोड़ी गिरावट के साथ ये करीब 26% के आसपास बैठता है। माइनिंग की बात कर ली जाए तो मौजूदा साल में ये काफ़ी बेहतर 18% दिख रहा है। पावर एंड गैस की बात कर ली जाए तो मौजूदा वित्तीय वर्ष में ये करीब 14% के आसपास नज़र आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नज़र आ रहा है, करीब 71% के आसपास। यानी आंकड़ों से ये साफ हो जाता है कि निर्माण की बात की जाए या फिर ट्रेड या होटल व्यवसाय की या फिर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की, इस क्षेत्र में एक बेहतर संभावनाएं दिखने लगी हैं और इसकी वजह से ही विकास दर पर भी एक अनुकूलता नज़र आने लगी है। इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा गिरावट अभी भी उत्पादन सेक्टर में देखने को मिल रहा है। बुनियादी उद्योगों में अभी भी कोई बहुत बेहतरी नज़र नहीं आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि 8 बुनियादी उद्योगों का विकास दर जुलाई में काफ़ी धीमा यानी करीब 4.5% ही है। एक साल पहले इसी महीने में ये करीब 10% के आसपास रहा था। इसके बहुत सारी वजहें हैं। कोरोना काल की वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके वित्तीय हालात में जो एक तरह से कहें कि नासाज हो गए थे वित्तीय हालात, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी कुछ असर पड़ा है। अब धीरे धीरे संभवतः ये आगे बेहतर होता जाए। अब जब हम 8 बुनियादी उद्योग की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कोयले की, कच्चा तेल उत्पादन के, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। हालांकि आरबीआई का अभी भी यही मानना है कि इस वित्तीय साल में विकास दर करीब 7.2% ही रहने का अनुमान है और इस बात पर ही अभी भी आरबीआई टिकी हुई है। अब देखिए इस साल जीडीपी विकास दर का महीनेवार क्या स्थिति दर्ज की गई है। ये जो 8 बुनियादी उद्योग की हम बात कर रहे थे उसका क्या रहा है जीडीपी विकास दर, क्योंकि ये सीधा रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ मसला होता है। जनवरी 2022 में ये 4% था, फरवरी 2022 में इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी दर्ज किया गया और करीब 6% के आसपास ये आया। मार्च 2022 में ये 4.8%, अप्रैल 2022 में ये 9.5% तक पहुंचा। मई में इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था इस साल 19.3% का
और जून में एक बार फिर जो है इसमें गिरावट दर्ज हुई है, करीब 13.2% रहा है। चलिए, पिछले साल की तुलना में आकलन बेशक कम हो, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बेहतरी की ओर जा रही हैं। यानी इस साल के शुरुआती और अभी के जो आंकड़े आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बेहतरी साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि ये भी समझना होगा कि 8 बुनियादी क्षेत्र में अगर विकास की रफ्तार तेज होती है तो जानकारों का मानना है कि उससे रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होती है। बुनियादी उद्योगों के विकास दर के साल के शुरुआती रुझान ने अर्थशास्त्रियों के माथे पर पसीना ला दिया था, लेकिन जनवरी से तुलना करते हुए अगर हम जून के विकास दर को देखें तो थोड़ी राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही है। अच्छा है, विकास दर यूं ही आगे बढ़ती रहे, लेकिन इन सब के भी सरकार को ये भी देखना और समझना होगा कि कैसे महंगाई पर भी पर्याप्त लगाम लगाई जा सके, जिसे जन सामान्य अपना जीवन बसर आसानी से कर सके। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। मिलेंगे आपसे कुछ और खास मुद्दों को लेकर, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।